सो हेलो एवरीवन, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे गए थे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैं आपको बताता हूं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहां पर दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग represent the ग्राफ जो दिया गया है आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ दिया गया है। मैं ड्रॉ करके बताता हूं। यहां पर देखिए, कुछ ऐसा ग्राफ आपको दिया गया था और ऐसा ही एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के पेपर में भी हमें देखने को मिला था। थोड़ा सा चेंज था उसके अंदर। अब इस ग्राफ को आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो y एक्सिस है उसके अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब आप क्लियरली समझ सकते हैं कि एक इवन फंक्शन रहा होगा कि अगर x को -x पुट कर रहे हैं तब भी वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही आपको मिल रहा है। तो जो ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए थे, ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था fx इक्वल्स टू x टू की पावर माइनस मॉड ऑफ x। बी ऑप्शन जो हमें दिया गया था वो दिया गया था fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x टू की पावर माइनस x। सी ऑप्शन बेटा जो दिया गया था वो हमें दिया गया था fx इक्वल्स टू x टू की पावर माइनस x। और डी ऑप्शन जो हमें दिया गया था वो था आपके पास में fx x स्क्वायर टू की पावर माइनस मॉड ऑफ x। द पॉइंट इज कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक इवन फंक्शन है, तो हमें बेसिकली इन चार ऑप्शन में से सिर्फ एक इवन ऑप्शन को सेलेक्ट करना था। तो ऑफ कोर्स ये तो नहीं हो सकता, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये भी नहीं हो सकता, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसा ऑप्शन है जो इवन फंक्शन की कैटेगरी में आ रहा है। तो आप कहेंगे सर डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट होना चाहिए था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आप इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं, और इवन अगर आपको याद हो इंटीग्रेशन के अंदर भी मैंने ये सब बातें बताई कि कैसे चेक करते हैं इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन, तो आप इस ग्राफ को देखकर उस सही आंसर को जरूर मार्क कर सकते थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो अगेन एक और क्वेश्चन हमें यहां पर दिया गया था। क्वेश्चन क्या था, ये बोला गया यहां पर लेट x बी एन n क्रॉस 1 रियल कॉलम n क्रॉस 1 रियल कॉलम वेक्टर with length L equals to रूट ओवर एक्स टी एक्स। ये जो लेंथ है कुछ इस तरीके से डिफाइन की गई है। द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स P which is equals to x x t is। ऑप्शंस जो दिए गए बेटा वो दिए गए हैं L, बी ऑप्शन दिया गया है L स्क्वायर बाई 4, सी ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पर L स्क्वायर बाई 2 और डी ऑप्शन आपको दिया गया है L स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके के ऑप्शंस हमें दिए गए। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में मैं L को डिफाइन करता हूँ। L दिया गया है हमारे पास में रूट ओवर एक्स टी एक्स। तो आप क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा L स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टी एक्स। अब x को अगर मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ, लेट्स से सपोज x1 x2, n तक जाना चाहिए लेकिन मैं फिर भी x1 x2 ही कंसीडर कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये आ गया x1 x2। जब बेटा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये कितना आएगा आपके पास में, ये आएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये n क्रॉस 1 जो दिया गया है इसको 2 क्रॉस 1 लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, तो L स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास में इतना आ रहा है। अब वो बोल रहा है एक मैट्रिक्स x की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या होने वाला है, ये सर होगा हमारे पास में x1 x2, और xt की अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये होगा सर हमारे पास में x1 x2। और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आपके पास में 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आने वाला है। और इस 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स के अंदर x1 जब x1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आएगा x1 स्क्वायर, x1 जब x2 से मल्टीप्लाई होगा तो x1 x2। यहां पर अगर आप देखेंगे x2 जब x1 से मल्टीप्लाई होगा अगेन x1 x2,
और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा x2 स्क्वायर। तो पॉइंट इज कि सर ये आपके पास में ट्रेस आ रहा है, तो आप साफ साफ बोल सकते हो कि सर अगर ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये आएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। सो ओवरऑल ये क्या बन रहा है आपके पास में l स्क्वायर। ओवरऑल ये क्या बन रहा है बेटा आपके पास में l स्क्वायर बन रहा है। तो ये अगर l स्क्वायर बन रहा है तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होने वाला है डी। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था और उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को जरूर एग्जाम में करके आएंगे। चलिए मैं बात करता हूं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो तीसरा क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया था वो देखिए क्या दिया गया है। ये बोल रहा है लेट v1 इक्वल्स टू 1 to 0 and v2 equals to 2 1 3 be two vectors the value of the coefficient of the value of the coefficient alpha in the expression v1 equals to alpha v2 plus e1 which minimizes the length of the vector E is। यहां पर देखिए ऑप्शन हमें क्या दिया गया है, एक ऑप्शन दिया गया है 2/7, दूसरा ऑप्शन दिया गया -2/7, तीसरा ऑप्शन दिया गया है -7/2 और चौथा ऑप्शन दिया गया है +7/2। ऐसा कुछ हमें दिया गया है। तो देखिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो सबसे पहले ये जो दिया गया है हमें v1 इक्वल्स टू अल्फा v2 प्लस e1। तो सबसे पहले आप e1 को यहाँ पर डिफाइन कीजिए। e1 इक्वल्स टू आपके पास में क्या बन जाएगा v1 माइनस अल्फा v2। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर e1 है क्या, तो v1 देखिए आपको क्या दिया गया है, ये आपके पास में v1 है और ये आपके पास में v2 है। तो आप साफ साफ यहाँ पर लिख सकते हो कि सर v1 जो हमारे पास में दिया जा रहा है यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो v1 जो आएगा वो आएगा i कैप प्लस 2 j कैप माइनस v2 की अगर मैं बात करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 अल्फा i कैप प्लस अल्फा j कैप प्लस 3 अल्फा k कैप, कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये जो e वेक्टर आपके पास में आने वाला ये बन जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा i कैप प्लस 2 माइनस अल्फा j कैप माइनस 3 अल्फा k कैप। सो अगर ऐसे में ये जो वेक्टर e वेक्टर आपके पास में आ रहा है, जैसे मान लीजिए ये अगर e वेक्टर आपके पास में आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड मैं फाइंड करूं तो ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा आपके पास में रूट ओवर 1 माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 अल्फा का होल स्क्वायर। सो ऐसे में ये बन जाएगा बेटा आपके पास में e स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस, इसको ओपन ही कर देते हैं ना, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 9 अल्फा स्क्वायर। क्लियर है? तो ई स्क्वायर की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर ई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास में 14 अल्फा स्क्वायर। अगर मैं बात करूं 4 अल्फा तो ये बन जाएगा -8 अल्फा और ये आ गया हमारे पास में 5। तो कुछ ऐसा ही इक्वेशन हमारे सामने आ रहा था 14 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा प्लस 5। अब देखिए ये ई स्क्वायर आपके पास में आ रहा है कंप्लीट, तो मैं कहूंगा कि सर ई कब मिनिमम होगा, जब ये टर्म मिनिमम होगा आपके पास में। जब ये टर्म मिनिमम होगा तभी तो आपका ये ई भी मिनिमम हो जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने बोला कि डी ई स्क्वायर बाय डी अल्फा,
तो अगर आप इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे तो जब इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो डिफरेंशिएट करने से 14 अल्फा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 14 2 अल्फा। फिर नेक्स्ट अगर मैं देख रहा हूं यहां पर तो ये आ रहा -8 अल्फा, तो यहां पर आ जाएगा -8 इक्वल्स टू 0, तो ये बन जाएगा 28 अल्फा इक्वल्स टू 8 और अल्फा इक्वल्स टू आ रहा 4 बाय अल्फा इक्वल्स टू आ रहा है 8 डिवाइडेड बाय 28। तो ये आ गया आपके पास में 2 और ये आ गया आपके पास में 7। कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा होगा 2/7। तो 2/7 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है इतनी बात? 2/7 जो है वो क्या हो गया आपके लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो ये आपको सही आंसर वहां पर लगा के आना चाहिए था। चलिए, अगर ऐसा आपने वहां पर आंसर मार्क किया है तो अब बढ़ते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, देखिए क्या क्वेश्चन है। द रेट ऑफ increase of a scalar field f(x, y, z) equals to x, y, z in the direction v equals to 2, 1, 1 at a point 0, 2, 1 is। ऑप्शंस जो दिए गए हैं बेटा, आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर 4, बी ऑप्शन में दिया गया 2, सी ऑप्शन में दिया गया 4/3 एंड डी ऑप्शन में दिया गया था 2/3। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि किस वेक्टर की डायरेक्शन में, ये अगर बोल रहा है रेट ऑफ इंक्रीज इन दी डायरेक्शन ऑफ, इट मींस आपको फाइंड करना है यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो हम फाइंड करेंगे वो बेसिकली यहाँ पर आएगा सबसे पहले डेल एफ, और यहाँ पर आ जाएगा आपका जिस वेक्टर की डायरेक्शन में आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो अगर आप साफ साफ देखें तो सबसे पहले डेल एफ अगर मैं फाइंड करूं तो डेल एफ कैसे फाइंड किया जाएगा, ये दिया गया है। इसको पहले एक्स के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा वाई जेड आई कैप, फिर वाई के रेस्पेक्ट में तो ये बन जाएगा एक्स जेड जे कैप, फिर जेड के रेस्पेक्ट में तो ये बन जाएगा एक्स वाई के कैप। किस पॉइंट पर बोल रहा है सर? वो बोल रहा है 0,2,1 के ऊपर। तो आप जब यहां पर देखिए जिसमें x 0 है वो तो वैसे ही 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, तो 2 × 1 इज 2 आई कैप। सो ऐसी कंडीशन में अब अगर आप ए वेक्टर की बात करें तो सर ए वेक्टर तो बड़ा आसान है। ए वेक्टर क्या बन जाएगा आपके पास में 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड करेंगे, लेंथ अगर फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 4 + 1 + 4, सो ये आ रहा होगा 3। सो ओवरऑल अब अगर आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड करते हैं बेटा, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास में 2 आई कैप डॉट ए वेक्टर क्या आपके पास में 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ गया 3। तो जब डायरेक्शनल डेरिवेटिव को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ गया 4/3। तो 4/3 विल बी करेक्ट आंसर। तो मेरे पास जो ऑप्शन है उसके अंदर सी ऑप्शन में 4/3 दिया गया। इट मे बी पॉसिबल कि आपके पास जो ऑप्शन है उसके अंदर ए में दिया गया या बी में दिया गया, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है। स्टूडेंट जैसा हमें बता रहा है हम बिल्कुल उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट से अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया, द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल एट, ये दिया गया आपको P से Q तक, यहां पर आ रहा है z² dx प्लस 3y² dy प्लस 2xz dz, ऐसा कुछ आपको दिया गया है। along the straight line joining
द पॉइंट्स, और पॉइंट्स में ये जो P पॉइंट दिया गया है, ये P पॉइंट आपको दिया गया 1,1,2 एंड ये जो Q पॉइंट आपको दिया गया है ये दिया गया 2,3,1 इज। तो ऑप्शंस भी मेरे पास अवेलेबल है। ऑप्शन इज 20, बी ऑप्शन इज 24, सी ऑप्शन इज 29 एंड डी ऑप्शन इज -5। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए बड़ा आसान है, अगर आप देखें यहाँ पर तो इसके आप 2 पार्ट कर दीजिए इस इंटीग्रेशन के। इसमें देखिए आप ये जो dy है इसके साथ ओनली y² है, तो इसको तो आप कर दो अलग। तो हमने यहाँ पर x और y की लिमिट जब पुट की तो ये आएगा 1,1 से, नहीं x और z की 1,2 से 2,1, और ये बन जाएगा बेटा आपके पास z² dx प्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 2xz dz प्लस इंटीग्रेशन, ये बन गया आपके पास y² नहीं 3y² dy, और y की लिमिट जो आ रही है आपके पास में ये आएगी 1 से 3। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं dxz², इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग dxz², और ये आ रहा है आपके पास इंटीग्रेशन 1 से 2, 2 से 1 प्लस ये अगर आप देखेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, ये बन गया y² dy 1 से 3। सो ओवरऑल बेटा अगर मैं जो देख पा रहा हूं तो यहां पर आप लिखेंगे z²x और इसका इंटीग्रेशन, इसके लिमिट पुट करेंगे 1 से 2, 1,2 से 2,1 तक प्लस यहां पर आ जाएगा आपके पास में y³ और इसकी लिमिट पुट करेंगे 1 से 3 तक। तो जब यहां पर आप 2,1 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर माइनस ये आएगा आपके पास में 1 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा आपके पास में 3³ माइनस 1³। सो ओवरऑल जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यार बेटा 2 माइनस 4 प्लस 27 माइनस 1 काइंड ऑफ कुछ देखने को मुझे मिल रहा है, जिससे मैं बोल सकता हूँ कि सर ये आ रहा है आपके पास -5 29 24 आंसर आपका जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको 24 दिया गया होगा वहां पर, तो जैसा स्टूडेंट्स बता रहे हैं उस हिसाब से बी ऑप्शन में 24 है, तो मे भी हो सकता है ऑप्शंस वहां पर चेंज हो, पर 24 जो है आपका, अगर यही फॉर्मूला दिया यही क्वेश्चन दिया गया है, सब कुछ डेटा यही है, तो इसका मतलब 24 आंसर आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। चलिए सो मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, लेट ω4 equals to 16 iota, which of the following cannot be value of omega, A option 2 e to the power iota pi by 8, B option 2 e to the power iota 5 pi by 8, C option 2 e to the power 2 pi iota by 8, and the last one is D option 2 e to the power 9 pi iota by 8। कुछ इस तरीके से आपको दिया गया था। तो आपने क्या किया होगा, सबसे पहले ये जो ओमेगा है इसको लिखा होगा 2 आयोटा की पावर 1/4, बड़ी आसानी से लिख सकते हो। इधर होल 4 अगर आप कर दोगे तो ऐसी कंडीशन में आप लिखेंगे ओमेगा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आयोटा को क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर आयोटा पाई बाय 4, और ये आ गया 1/4। सो ओवरऑल जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ई टू द पावर आयोटा। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, पाई बाय 16। कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन वहां पर दिखाई दे रहा होगा। ये पाई बाय 2 है, ओके, लेट मी करेक्ट, ये पाई बाय 2 कहा था ना मैंने, पाई बाय 2। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 ई टू द पावर आयोटा पाई बाय 8। सो इस तरह का ऑप्शन अगर आप देखें तो ए ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बिल्कुल सही आपको दिया गया है। तो मेरे ख्याल से आपने वहां पर डेफिनेटली ए ऑप्शन जरूर मार्क किया होगा। चलिए अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं तो एक और क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है। क्या क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूं। The value of the integral और ये एक डबल इंटीग्रेशन आपको दिया गया है विद रेस्पेक्ट टू रीजन आर एक्स वाई dx dy over the region capital R
गिवन इन द फिगर इज, देखिए ये डायग्राम कुछ ऐसा दिया गया आपको, ये है y इक्वल्स टू एक्स लाइन, y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू, y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ये y इक्वल्स टू 0 से 1 और 1 से 2 यहां पर आने वाला है। तो हमने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए यहां पर पुट की लिमिट, जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो ऑफकोर्स दो रीजन में आपने डिवाइड कर दिया इसको, रीजन 1 और रीजन 2। तो रीजन 1 के लिए आप इसको जब सॉल्व करेंगे x y dx dy, तो x की जब आपने लिमिट पुट की होगी तो ये आ गया होगा x इक्वल्स टू माइनस वाई से x इक्वल्स टू प्लस वाई, और यहां पर अगर आप पुट करोगे तो y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 1 प्लस रीजन 2 के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करेंगे तो सेम x y dx dy आपने लिखा होगा x इक्वल्स टू माइनस x इक्वल्स टू, ये जो टर्म आपके पास में आ रही है x इक्वल्स टू, इसको आपने लिखा होगा y माइनस टू, और ये बन गया होगा x इक्वल्स टू, x को इधर भेज दिया आपने, ये बन जाएगा आपके पास में 2 माइनस वाई। फाइनली y इक्वल्स टू 1 से y इक्वल्स टू 2। तो पॉइंट इसकी सर अगर आप ध्यान से देखें तो ये माइनस वाई से प्लस वाई है, तो माइनस वाई से प्लस वाई आप इस x को देखेंगे तो ये एक ऑड फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ऑड फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 0। तो पॉइंट इसके अगर आप की पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, जो चीजें हम लोगों ने क्लासरूम में डिस्कस की थी, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को भी आप वहां पर सही सॉल्व करके आते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स ने हमें बताया, तो हमने कोशिश की कि यहाँ पर आपको बताया जाए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर डेटा वगैरह बिल्कुल सही बताए गए हैं तो नो डाउट इनके आंसर्स भी बिल्कुल परफेक्ट है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को वहां पर सही सॉल्व किया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से अगर और भी क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं तो उनका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं गेट ईसी में ईएमएफटी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो गेट 2023 में ईसीई से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में बात करते हैं, उनको सॉल्व करेंगे, और खासकर ईएमएफटी के क्वेश्चन। हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं? ईएमएफटी के। क्लियर है? तो लेट मी टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। इस बार का पेपर आसान था, बहुत ही आसान पेपर था। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार अपन देखते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इजी। ए ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक coating is applied to glass epsilon r is equal to 4 and mu r is equal to 1 to eliminate the reflection of red light lambda is equal to 0.75 micrometer. The minimum thickness of dielectric coating in micrometer. This was a very simple question asked this year. Okay, this is very simple question.
आपको अगर इतना सा कॉन्सेप्ट पता है, हम इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ये पता है रिफ्लेक्शन, एलिमिनेट द रिफ्लेक्शन, अगर हमें रिफ्लेक्शन को एलिमिनेट करना है तो अब बताए रिफ्लेक्शन को एलिमिनेट कौन करता है? क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर। द बिहेवियर ऑफ द क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर इज सेम एज द एलिमिनेट द रिफ्लेक्शन ऑफ रेड लाइट या लाइट। तो रिफ्लेक्शन को हटाने के लिए दिस कैन बी ट्रीटेड एज द क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर। तो अब इसमें क्या है, क्या रहा है? कह रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक है, ट्रांसपेरेंट है, एक डाइलेक्ट्रिक है। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक है, इसको ऐसा कर दो। हाँ, दिस डाइलेक्ट्रिक इज द ट्रांसपेरेंट ग्लास लिखा हुआ, आई थिंक नॉट, हाँ, एक ग्लास है, सॉरी, एक ग्लास पे ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक की कोटिंग करिए। ये ग्लास है, इस ग्लास पे एक डाइलेक्ट्रिक की कोटिंग करिए। किसकी? डाइलेक्ट्रिक की कोटिंग, जिसकी थिकनेस है डी। दिस इज ए ग्लास, दिस इज ए ग्लास, और इधर तो एयर है ही, या अब ये जो ये है इज अप्लाइड टू द ग्लास। ग्लास का एप्सिलॉन आर दिया हुआ है हमें 4 और म्यू आर दिया हुआ है रिलेटिव परमिबिलिटी 1। एयर का एप्सिलॉन आर हम जानते हैं 1। क्लियर? नाउ अब ये पूछ रहा है कि जो कोटिंग है इसको कितनी थिकनेस पे किया जाए, इस डी की थिकनेस कितनी हो ताकि हमारा रिफ्लेक्शन एलिमिनेट हो जाए। तो इट कैन बी ट्रीटेड एज द क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर। दिस थिकनेस कैन बी ट्रीटेड एज द क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर। तो हम जानते हैं, सपोज ये एप्सिलॉन R1, ये एप्सिलॉन R यहां का 4 है, तो यहां का एप्सिलॉन R हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां का एप्सिलॉन R, अगर इसको मान लेते हैं एप्सिलॉन R1, दिस इज एप्सिलॉन R3 एंड दिस इज एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R2। तो एप्सिलॉन R2 अगर हमें निकालना है तो दैट इज वेरी इजी। हाउ वी कैन कैलकुलेट द एप्सिलॉन R? बहुत ही आसान है। देखो 1 का दिया हुआ है, 2 का निकालना है, 3 का दिया हुआ है, और क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर की तरह हम बिहेव करते हैं, तो वी कैन यूज द फॉर्मूला नीटा 3 अगर हमें दिया हुआ है तो वी कैन कैलकुलेट इट। नीटा 2 इज इक्वल टू नीटा 1 इंटू नीटा 3। सेम हियर, यहां से हम एप्सिलॉन R2 इज इक्वल टू कोटिंग का एप्सिलॉन R निकाल सकते हैं। नीटा 1, एप्सिलॉन R1 कितना दिया हुआ? 4 इंटू, दिस इज एयर के लिए 1, ग्लास के लिए 4 इंटू 1, तो ये कितना आ गया? 2। यानी यहां का एप्सिलॉन R आ गया 2 आ गया। अब क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज वेरी इजी। तो यहां पे हमें डी डिस्टेंस निकालने के लिए डी इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस 2n+1 इंटू लैम्डा बाय 4 इंटू लैम्डा बाय 4। क्लियर है? बहुत ही आसान है। अब लैम्डा बाय 4 क्वार्टर वेव ट्रांसफर का फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन लैम्डा दी हुई है, लेकिन मीडियम में है, मीडियम है जिसका एप्सिलॉन R 2 है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे तो इट विल बी लाइक लैम्डा इंटू मीडियम बाय 4। लेकिन लैम्डा मीडियम कितना होगा बेटा? लैम्डा मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा बाय रूट ओवर एप्सिलॉन R ऑफ 2। तो लैम्डा m फॉर दिस रीजन, लैम्डा अपॉन लैम्डा कितना दिया हुआ? 0.75 माइक्रोमीटर, 75 माइक्रोमीटर अपॉन रूट 2। I think if you solve it, we will get 0.53 micrometer. It will be 0.53 micrometer. Clear है? Now, अब अपने को क्या निकालना है? D distance. Mainly हमसे पूछा है कोटिंग की, इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो D हम फर्स्ट मिनिमम, फर्स्ट n इज इक्वल टू 0 रखेंगे, n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? फॉर n इज इक्वल टू, क्योंकि हमें तो फर्स्ट से मतलब है, n इज इक्वल टू 0, तो D इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, लैम्डा m बाई 4। लैम्डा m कितना है भैया? 0.53 माइक्रोमीटर बाई 4। इफ यू विल सॉल्व इट यू विल गेट 0.13333 माइक्रोमीटर। दिस द आंसर। यहां ध्यान रखना है आपको, पहले इस कोटिंग के लिए एप्सिलॉन R निकालना पड़ेगा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फॉर्मूला, that is epsilon R2 is equal to root over epsilon R1 into epsilon R3। ठीक है, यहां से हमने ये निकाला।
डन, मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। ऐसे क्वेश्चन अपने को बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में मिलते हैं, है ना। ऑलरेडी अगर आपने एक्सरसाइज करी होगी तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी मिला होगा। रिफ्लेक्शन का एलिमिनेट करने के लिए हमें ये इस्तेमाल करना पड़ता है। नोट डाउन इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होगा आपको अब ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 था, कंसीडर ए नैरो बैंड सिग्नल passing through a dielectric medium, passing through dielectric medium जिसका दिया हुआ है एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 4, म्यू r इज इक्वल टू 1। ठीक है, और आपसे कहा है कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन बताइए सी के साथ। ऑप्शन पे 4, तो आप पर रिलेशन बताना था विथ रिलेशन ऑफ वीजी एंड रिलेशन ऑफ वीपी एंड वीजी विथ सी। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। देखो यहां पे सिंपल ये बोला है कि जब हम नैरो बैंड सिग्नल हम भेजते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, तो हम तो जानते ही हैं फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का क्या होता है। फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू सी अपॉन रूट ओवर एप्सिलॉन r इंटू म्यू r, यही होता है। और सेम अगर आप ग्रुप वेलोसिटी के लिए भी देखो तो ग्रुप वेलोसिटी के लिए भी इट विल बी सेम फॉर्मूला फॉर द दिस स्पेशल थिंग। तो c इज इक्वल टू रूट ओवर एप्सिलॉन r इंटू म्यू r। नाउ अब यहां पे ध्यान से देखो, सेम ग्रुप वेलोसिटी, तो ये कोई वेव गाइड नहीं है, दिस इज नॉट मेंशन हियर द वेव गाइड। सो आपको वेव गाइड के ग्रुप वेलोसिटी के फॉर्मूला सोचना है। दिस इज सिंपल क्वेश्चन कि एक नैरो बैंड सिग्नल जो है एनवेलप है मॉड्यूलेशन के बाद, या कोई एनवेलप है जिसको भेजा गया है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जिसका एप्सिलॉन r 4 है, तो उसकी फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ना हियर वेरी इजी, Vp इज इक्वल टू C यानी 3 इंटू 10 की पावर 8, C लिख देते हैं सीधा, C अपॉन रूट ओवर एप्सिलॉन r यानी 4 इंटू 8 यानी C बाय 2। तो यानी कि Vp इज लेस देन C, और अगर Vp लेस देन C है तो Vg भी ग्रुप वेलोसिटी, दिस इज ग्रुप वेलोसिटी। नॉर्मल क्वेश्चन है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू मच विद द वेव गाइड, तो वहां ज्यादा नहीं सोचना है उस बारे में। देन इज C, तो बोथ विल बी लेस देन C। और इतना पक्का याद रखो, जब भी हम किसी सिग्नल को भेजते हैं, अगर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, ग्रुप वेलोसिटी का मतलब बहुत सारी फ्रीक्वेंसी एक साथ, है ना। तो अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी में चेंज करके बहुत सारी फ्रीक्वेंसी को एक साथ भेजा जाता है तो हमेशा ग्रुप वेलोसिटी विल बी लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन, the equivalent circuit of the transmission line is क्वेश्चन नंबर 3। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। देखो ऑप्शन 4 दिए हुए थे आपको, एक ऑप्शन ये बना हुआ था आपके लिए। ऑप्शन ए वाज लाइक दिस, यहां पे वापस इंडक्टर एंड दिस इज गिवन एज रेजिस्टर। ठीक है, सेम आपको यहां वापस ये एडमिटेंस एंड ये दिया हुआ था। चलिए ये दिया हुआ था आपको L इंटू डेल जेड, दिस वाज गिवन R इंटू डेल जेड, दिस वाज गिवन G इंटू डेल जेड बाई 2, this was given C into del z by 2, here C into del z by 2, and this is del G into del z by 2. This was given option 1। तो ये परफेक्ट है कि जब भी पैरेलल में आएगा तो this is del z by 2। अगर दो पार्ट में इसको कर दिया हमने, दो पार्ट में अगर इसको कर दिया
तो जब भी यहां आएगा तो दिस विल बी डेल जेड बाई 2, होता ही है, तो इट इज करेक्ट, 100% करेक्ट, नो डाउट। सेकंड वाज वेरी इजी क्वेश्चन, वाज इजी ऑप्शन वाज दिया गिवन, एक एल दिया हुआ एक आर दिया, यानी एल डेल जेड आर डेल जेड, वेरी सिंपल। और इसको दो पार्ट में ना तोड़ के एक साथ लिखा है, यानी जी इंटू डेल जेड और सी इंटू डेल जेड, बिल्कुल सही है, ये भी सही है ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि यहां पे दो पार्ट में नहीं तोड़ा है, अगर इसको दो पार्ट में तोड़ दे तो आधा आधा हो जाता, तो दोनों ऑप्शन सही थे। तो दिस वाज द ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन एंड इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट थे। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन द इलेक्ट्रिक फील्ड of a plane EM wave is E vector is equal to ax cap c1x cos omega t minus beta z plus ay cap c1y cos omega t minus beta z plus theta वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो बताइए कौन सा आर राइट हैंड इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड है। ऑप्शन ए दिया हुआ था आपको, C1x इज इक्वल टू 1, C1y इज इक्वल टू 2 एंड थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। ठीक है, या ऑप्शन बी C1x इज इक्वल टू 2, C1y इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। ऑप्शन सी दिया हुआ था आपको, C1x इज इक्वल टू 2, C1y इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। ऑप्शन डी आपको दिया हुआ था, C1x इज इक्वल टू 1, C1y इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, या अब आपका ये दिया हुआ था। नाउ अब इसके अंदर हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो ये अगर आपको कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया भी था, है ना, पोलराइजेशन पे मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन पक्का आता है और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले देखो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और थीटा जो है वो पाई बाय 2 का ऑड मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका मतलब ये पक्का है कि ये इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन है। लेकिन राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है वो मुझे नहीं, ये क्वेश्चन में सॉरी LHEP था, सॉरी क्वेश्चन वाज लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन पूछा था, ये मुझे पता नहीं है, क्वेश्चन में L पूछा था आपसे, LHEP, तो अपने ये पता नहीं है कि राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, वी डोंट नो अबाउट इट कि दिस इज राइट हैंड सर्कुलरली पोलराइज्ड और लेफ्ट हैंड सर्कुलरली पोलराइज्ड। क्लियर, चलो नेक्स्ट, इसमें भी ये 2 है ये 1 है एंड दिस इज थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। सो अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंस है, अगर मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है और थीटा इज समथिंग इज देयर, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड। नेक्स्ट 2 1 डिफरेंट, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड। 1 1 दोनों बराबर हैं, लेकिन क्योंकि थीटा में डिफरेंस है, थीटा 0 होता या पाई होता तो लीनियर पोलराइजेशन हो जाता, लेकिन थीटा 0 या पाई नहीं है, थीटा समझ रहे हो आप, एग्जैक्टली 0 या पाई बाय 2 नहीं है, तो न तो ये सर्कुलर होगा, अगर ये पाई बाय 2 होता तो सर्कुलर हो जाता, अगर ये 0 या पाई होता तो
लीनियर हो जाता, लेकिन दोनों संभावनाएं खारिज हो गई, तो बचा कौन सा? सिर्फ इलेप्टिकल। तो ये भी क्या है, भले ही मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन थीटा पाई बाई 4 के बराबर है, ना तो 0 है, ना पाई है, ना पाई बाई 2 है, तो तीनों संभावनाएं अलग हो गई। 0 या पाई होता तो लीनियर होता, पाई बाई 2 होता तो सर्कुलर हो जाता, लेकिन दोनों नहीं है, तो बचा कौन सा? इलेप्टिकल ही होगा। चारों ही इलेप्टिकल है, लेकिन मालूम करना है लेफ्ट हैंड इलेप्टिकली पोलराइज्ड है या राइट हैंड इलेप्टिकली पोलराइज्ड है। दैट इज द मेन क्वेश्चन कि हमारा ये क्या है। सबसे पहले देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से ट्रिक बताई थी। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में थीटा कितना आ रहा है बेटा? 3 पाई बाई 2। ठीक है, 3 पाई बाई 2 का मतलब हो गया 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी 90 यानी 270 डिग्री, और 270 डिग्री इज माइनस 90 डिग्री, वी कैन राइट इट। तो हियर दिस इज बेसिकली माइनस 90 डिग्री, तो एट y component this will be y component theta is minus 90 degree for option 1. Minus 90 means the y component is this, x component this is lagging and this is leading. If this is leading, always we move from leading to lagging, and z direction is plus az direction. Direction of propagation is plus az. Direction of propagation is plus az. Direction of propagation is plus az. So think on it. Only right hand side. Right hand side you will move this like this, and direction of propagation is z direction. This will be RHEP. The first option is R, right hand side elliptically polarized. First option. We have to find the LHEP. So this is RHEP. Now second option, theta is equal to 3 pi by 2. 3 pi by 2 means यहां 2 और 1 डिफरेंस है। थीटा 3 pi by 4 का मतलब पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव एंगल का मतलब लीड करेगा, और लीड करेगा मतलब दिस विल बी लाइक दिस, यहां पे ऐसा चलेगा और ऐसा चलेगा, इसका मतलब दिस इज LHEP, लेफ्ट हैंड साइड सर्कुलरली पोलराइज्ड। यहां पे एग्जैक्टली पाई बाई 2 से लीड कर रहा है y, तो y लीड करेगा, तो ये उल्टा चलेगा, ऐसा चलेगा, यहां पे भी LHEP। और ये तो बहुत ही क्लियर है, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां से इस तरफ चलेगा, ये ऐसे इस पाई बाई 4 एंगल से। मैग्नीट्यूड भले ही बराबर हो, तो इट विल बी ऑल्सो इलेप्टिकली पोलराइज्ड। चारों LHEP हो गया, तीनों। एक ये ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन LHEP है। फर्स्ट ऑप्शन इज RHEP, अदरवाइज ऑल 3 रिमेनिंग 3 आर LHEP। क्लियर? एनी डाउट? चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था, लेंथी था, जिसमें डेटा बहुत था, लेकिन क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। क्वेश्चन ये था कि सपोज एट z इज इक्वल टू 0, ये लोड कंडीशन है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। उसमें कहा गया था कि फर्स्ट मिनिमा जो अकर हो रहा है वो 10 सेंटीमीटर पे है, z इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे, v मिनिमम 1 फर्स्ट मिनिमा, और उसके बाद जो दूसरा मिनिमा है वो 30 सेंटीमीटर आगे है, यानी जो दूसरा मिनिमा है वो एट 30 सेंटीमीटर मोर। हियर यू कैन राइट इट, हियर दिस इज मोर 30 सेंटीमीटर, एंड हियर दिस इज z इज इक्वल टू 40, एंड हियर इज द v मिनिमम 2, v मिनिमा 2 सेकेंड मिनिमा होगा। अब ये कह रहा है कि यहां पे लोड पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए और मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए लोड को कहां शिफ्ट किया जाए, प्योर रेजिस्टिव फॉर्म में कहां शिफ्ट किया जाए। तो देखो VSWR दिया हुआ है, दैट इज वेरी इजी। VSWR आपको दिया हुआ है 2, SWR स्टैंडिंग वेव रेशियो आपको दिया हुआ है 2, ठीक है। Z0 आपको दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज 50 ओम। हम ये जानते हैं कि हम इसको मैक्सिमम या मिनिमम कितना इंपीडेंस ले सकते हैं। तो मैक्सिमम या मिनिमम, Z मैक्सिमम हम जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज Z0 इंटू SWR को S भी बोलते हैं, और Z मिनिमम इज इक्वल टू Z0 बाय डिवाइडेड बाय S, ऐसे लिखते हैं। तो दिस मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज दैट इज Z0 इंटू S, क्योंकि ये प्योर R है तो R0 भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो R0 इज इक्वल टू Z0 इंटू S 50 इंटू 2 दैट इज 100 ओम, और मिनिमम आपको मिल सकता है दैट इज 50 अपॉन S यानी 2
25 ओम। अब 25 ओम यानी मिनिमा के लिए 25 ओम और मैक्सिमा के लिए 100 ओम। तो अब वापस मिनिमा कहां मिलेगा, इधर मिनिमा कहां मिल सकता है वापस, देखो यहां लैम्डा बाई 2 इज 30, क्योंकि दो मिनिमा के बीच का डिफरेंस कितना होता है 30 सेंटीमीटर। तो यहां अगर मिनिमम मिला है तो वापस अगला मिनिमम कहां मिलने वाला है, जहां पे 25 ओम रेजिस्टेंस मिलेगा। 25 ओम रेजिस्टेंस इसके आगे मिलेगा भैया, यहां से वापस 30 जाना पड़ेगा, टोटल वापस 30 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा। या यूं कह सकते हो कि यहां से इस जगह z इक्वल टू 0 से 20 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा, जहां पे z मिनिमम कितना होगा 25 ओम होगा और 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस यहां से होगी। तो अगर हम टोटल 3 चलना है यहां से, क्योंकि मिनिमा के बाद इधर से मिनिमा वापस 30 के बाद आएगा, तो इस जगह पे जो आएगा वो मिनिमम आएगा वापस। लेकिन मिनिमा के लिए 25 ओम होगा और 25 ओम इधर से 10 तो ये हो गया, 10 से तो बचा 20 और चलना है, यानी टोटल इस और इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 30 होना चाहिए। तो यहां तक 10 हो गया, तो 20 सेंटीमीटर पे 25 ओम मिलने वाला है। फिर मैक्सिमा कहां मिलेगा, मैक्सिमा के लिए क्या होगा भैया, मैक्सिमा के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा के बीच का डिफरेंस कितना होता है, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा के बीच का डिफरेंस कितना होता है भैया, लैम्डा बाई 4। तो अगर लैम्डा बाई 4, लैम्डा आई 4 यानी लैम्डा बाई 2 30 है, तो लैम्डा बाई 4 इज 15 सेंटीमीटर, क्योंकि लैम्डा बाई 2 30 है तो लैम्डा बाई 4 इज 15 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक का 15 सेंटीमीटर अगर है तो 15 सेंटीमीटर का क्या करें, 15 सेंटीमीटर का मतलब 10 तो यहां चली गया, ये 10 तो इधर, और यहां इस जगह से कितना चलना है आगे, इस जगह से अगर आप 5 और चलोगे ना बेटा 5 सेंटीमीटर, तो यहां आपको क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा मिलने वाला है, और जहां पे इंपीडेंस कितना होगा 100 ओम। तो अगर आप 5 सेंटीमीटर चलते हो तो आपको मैक्सिमा 100 ओम के आसपास मिल जाएगा, और अगर आप 20 सेंटीमीटर चलते हो तो आपको 25 ओम मिल जाएगा। दिस वाज द क्वेश्चन, दिस इज ऑल अबाउट योर गेट क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड इन दिस ईयर 2023। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो मेमोरी बेस्ड ईसी गेट 2023 का पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके, तो ईसी 2023 मेमोरी बेस्ड solution of GATE exam। ओके, तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमें मिला है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to the power minus AT स्क्वायर, इसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए, राइट। e raised to the power माइनस t स्क्वायर है, e raised to the power माइनस t स्क्वायर का फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए। तो वेरी सिंपल है, ऑलरेडी एक बार आ भी चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो हमें पता है e रेस्ट पावर माइनस AT स्क्वायर, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है रूट पाई ओवर a e रेस्ट टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 4a, राइट। अब बड़े आसानी से आप देख सकते हो कि हमें क्या करना है। अगर हम a की जगह 1 प्लेस कर दें तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर का फोरियर ट्रांसफॉर्म रूट पाई e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन मिला है आउटपुट और इनपुट, कोई LTI सिस्टम है, शायद एक सिस्टम है
इसमें इनपुट xt है और जो आउटपुट है yt, और इनपुट xt में ये रिलेशन है x e raised to the power t। तो कह रहा है कि सिस्टम कैसा होगा, आइडेंटिफाई द सिस्टम। सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, कॉजल, टीवी, ऐसा कुछ है, कॉजल, टीवी, नॉन कॉजल, टीवी, नॉन कॉजल, TI, एंड D कॉजल, TI। ओके, तो जितने भी सिग्नल टाइम स्केलिंग, जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी सिग्नल, जिस यहाँ पर जो ये, अगर मैं इस सिग्नल आउटपुट और इनपुट को आइडेंटिफाई करूँ तो यहाँ पर इनपुट सिग्नल का टाइम स्केलिंग हो रहा है, और वो भी किससे, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। तो टाइम स्केलिंग सिग्नल है, टाइम स्केल सिग्नल है, और वो भी किससे, विद फंक्शन e raised to the power t से। तो ऑल द टाइम स्केल्ड वर्जन, चाहे एम्पलीट्यूड का स्केलिंग किया जाए इनपुट सिग्नल के, चाहे आउटपुट सिग्नल का स्केलिंग किया जाए, या चाहे उसके टाइम का, उसके डोमेन का स्केल किया जाए, तो वो सिग्नल जो होता है हमेशा TI ही होता है, टीवी होगा, सॉरी, वो सिस्टम हमेशा टीवी ही रहता है। और नॉन कॉजल या कॉजलिटी अगर चेक किया जाए तो अगर एम्पलीट्यूड स्केलिंग वर्जन है तब तो वो कॉजल रहता है, अगर कोई फंक्शन से एम्पलीट्यूड इनपुट का स्केल किया जाए तब भी तो वो कॉजल रहता है। लेकिन अगर इनपुट का किसी फंक्शन के द्वारा टाइम स्केलिंग किया जाए तो वहाँ पर कॉजलिटी और नॉन कॉजल भी हो सकता है। तो लेट अस चेक ये कॉजल है कि नहीं है। तो अगर मैं प्रेजेंट टाइम इनपुट 0 दे दूं तो आप देख रहे हो e की पावर 0 यानी x1 यानी फ्यूचर पर डिपेंड है। तो फ्यूचर पर डिपेंड है, जब हमें टीवी ऑलरेडी मिल चुका है, तो जब टीवी ऑलरेडी मिल चुका है तो ये तो ए होगा, ये तो बी होगा, CD तो हो ही नहीं सकते। तो अब हमें फ्यूचर पर डिपेंडेंसी मिल रही तो आगे जानने की ज़रूरत ही नहीं, कॉजल तो हो ही नहीं सकता, यानी नॉन कॉजल होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट, राइट। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आया। एक और क्वेश्चन हमें मिला है, थर्ड। वो क्वेश्चन ये है कि xt इज इक्वल टू है ut प्लस 1.5 माइनस ut माइनस 1.5। ये सिग्नल xt है, सॉरी x1 है, और एक x2t मिल रहा है। मैं एक और सिग्नल दे रहा हूँ जिसको बताया है इसने कुछ ऐसा, ग्राफिकली बताया है। x2t बताया है -3 पर एक इम्पल्स है और एक रेक्टेंगुलर पल्स भी है, -1 से 1 तक, और एक इम्पल्स जिसका वेटेज 2 है, ये है 2 पर। तो कह रहा है yt x1 और x2 का कन्वोल्यूशन है। तो कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ yt क्या होगा।
yt का इंटीग्रेशन क्या हुआ। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये तीन सिग्नल है यहाँ पर, एक इम्पल्स, एक रेक्टेंगल और दूसरा एक और इम्पल्स। तो अगर मैं बात करूं yt की, तो yt इज इक्वल टू हो जाएगा x1t कन्वोल्यूशन विद del t प्लस 3 प्लस रेक्टेंगुलर पल्स और प्लस 2 टाइम del t माइनस 2। ओके, तो इसका कन्वोल्यूशन कुछ ऐसा आ जाएगा, x1t x1t प्लस 3 हो जाएगा, प्लस रेक्टेंगल, और ये भी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से कन्वोल्यूशन होना है, और प्लस x1 2 टाइम x1 t माइनस 2 हो जाएगा। अब हमें इनके एरियाज कैलकुलेट करने, पहले तो हमें देखना है कि ये कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा। तो ut प्लस 1.5 ये जो फंक्शन है माइनस 1.5 से 1.5 तक है, माइनस 1.5 से 1.5 तक है। तो यानी कि इसको 3 लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर 2 राइट में शिफ्ट करेंगे, और इसका इससे कन्वोल्यूशन कराया जाए तो ट्रेपेजॉइडल बनेगा। तो कुछ ऐसा आएगा, ये हो जाएगा, 3 लेफ्ट में शिफ्ट करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, तो जो yt आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, 3 लेफ्ट में शिफ्ट कर दें, तो 3 लेफ्ट में शिफ्ट होने से माइनस 4.5 से माइनस 1.5 आएगा एक। दूसरा, ये ट्रेपेजॉइडल बनेगा, तो ट्रेपेजॉइडल जो बनेगा वो कैसा आएगा, एक तो ये आएगा, दूसरा ट्रेपेजॉइडल शेप आ जाएगा। इस तरह से, और इसको यानी कि ये जो कन्वोल्यूशन आ रहा है, मैंने क्या किया, थोड़ा समझदारी के लिए 0 से 2 कन्वोल्यूशन, 0 से 2 कन्वोल्यूशन कहाँ है, रेक्टेंगल xt माइनस 2, हाँ, इसको 1.5 आगे शिफ्ट कर दें, तो और इसको 1 आगे शिफ्ट कर दें, नहीं टोटल 2.5 आगे शिफ्ट कर दें, तो ये आ जाएगा। इसको मैंने 1 शिफ्ट किया, तो ये हो गया x1 t माइनस 1, और ये दूसरा 3 तक जाएगा, x2 वाला पोर्शन t माइनस कितना शिफ्ट किया, 1.5, यानी टोटल 1.5 मैंने राइट शिफ्ट किया है, यानी जो रिजल्ट आएगा उसे हमें 2.5 लेफ्ट शिफ्ट करना होगा, 1.5 इधर 1 इधर, तो ये आ जाएगा 0 2, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5। इसको हमें 2.5 और ये हाइट हो जाएगी, ये 1 है, ये भी 1 है,
ये 2 है तो 1 इंटू 1 इंटू 2, यानी ये हाइट हो जाएगी 2 प्लस एक और आएगा। तो जो तीसरा आ रहा है x 2 टाइम्स एक्स टी माइनस 2, यानी कि इसको 2 से गुणा करने के बाद कितना शिफ्ट करना है, 2 शिफ्ट करना है। तो ये हो जाएगा 0.5 से 3.5, 0.5 से 3.5। एक बार फिर से चेक कर लें, ठीक है। तो 0.5 ठीक, 2 शिफ्ट कर रहे हैं तो 3.5 ठीक, ओके। अब जो सिग्नल आ रहे हैं इन तीनों को, ये एक्चुअली YT सिग्नल है, दिस इज YT। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और आप जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन करते हैं यानी एरिया निकालते हैं तो शिफ्टिंग से कोई लेना देना नहीं। एक बात, शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एरिया शिफ्ट करोगे राइट लेफ्ट तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे भी शिफ्ट करोगे तो निगेटिव एरिया हो सकता है, लेकिन लेफ़्ट राइट शिफ्ट करेंगे तो एरिया की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डीसी सिग्नल है, डीसी लाइक सिग्नल है, और डीसी सिग्नल किसी सिग्नल में ऐड कर दिया जाए तो भी एरिया, या सेपरेटली कैलकुलेट किया जाए तो भी एरिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो सिंपली अब हम इनके एरिया कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे। तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट YT, ये हो जाएगा, इसका एरिया कितना है, हाउ मच एरिया इट इज़, ये हो जाएगा 3, यानी कि यही वाला एरिया, इसका एरिया 3 हो गया। इसका यहाँ पर जो हाइट है वो 2 आएगी, तो 2 इंटू दिस मच, दिस इज हाउ मच, 3 में आधा गया, ये आ गया 3, यानी 6 हो गया। इसका एरिया 6 हो गया, इसका एरिया 3 हो गया। इसका फाइंड करना है तो इसका कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 इंटू 2, ट्रायंगल का वाला पार्ट, 1/2 इंटू हाइट 2 बेस 2 इंटू 2, इधर भी है 4, और बीच वाला एरिया 2। तो कितना आया, 3 + 6 + 4 + 2, 6 × 4 = 10, 5 15, इसका एरिया आ जाएगा, राइट। तो दिस इज 15। नाउ अनदर क्वेश्चन है, सिंपली एरिया निकाला, इसका 6 आया, इस ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो 2 से 2 कट गया, 4, 2 आएगा। इसका एरिया 2 हो गया, इसका 2 हो गया, और इसका भी 2 हो गया। तो मिल करके कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6, ठीक। तो इस तरह से एरिया काउंट कर लिए और आंसर दे दिए, राइट, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, एरिया सिंपली काउंट करने और कुछ नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग करवाना है। तो कांस्टेंट पहला है कंटिन्यूअस एंड अपीरियोडिक। कंटिन्यूअस एंड अपीरियोडिक, इसी तरह से सेकंड
continuous and periodic. Third, discrete and aperiodic. Fourth, discrete and periodic. इधर ए दिया है continuous and aperiodic, B continuous and periodic, C discrete and aperiodic, and D है discrete and aperiodic. डिस्क्रीट एंड एपीरियोडिक दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? ये दोनों सेम नहीं हो सकते, ये पीरियोडिक होना चाहिए, एक बदल देते हैं। इनकी मैचिंग करानी। तो कंटिन्यूअस एंड पीरियोडिक सिग्नल है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर निकालें तो वो भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में कंटिन्यूअस होता है और नॉन पीरियोडिक होता है, यानी कि कंटिन्यूअस नॉन पीरियोडिक, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो यानी कि फर्स्ट का रिलेशन आएगा ए से। कंटिन्यूअस एंड पीरियोडिक, कंटिन्यूअस एंड पीरियोडिक का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो कंटिन्यूअस एंड पीरियोडिक का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो कंटिन्यूअस तो आएगा लेकिन नॉन पीरियोडिक होगा। तो ऐसा तो कोई नहीं है। अगर इसका फोरियर सीरीज फाइंड किया जाए, अगर इसका फोरियर सीरीज फाइंड किया जाए, हाँ, अगर फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकाले जाएं तो इससे मैचिंग जरूर हो जाएगी। तो ये फोरियर सीरीज कोफिशिएंट अगर मेजर किया जाए तो इससे मैचिंग हो जाएगी। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है और नॉन पीरियोडिक है, तो डिस्क्रीट टाइम नॉन पीरियोडिक सिग्नल अगर लिया जाए तो वो कंटिन्यूअस आएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, लेकिन वो पीरियोडिक होगा, यानी कि इसका इससे रिलेशन आएगा अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो बचा अगला अपने आप मैच कर गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन सिस्टम से दिया कि अगर ये x1t है, इसमें कैरियर से मल्टीप्लाई कर रहा है cos 4 pi into 10 raised to the power 3t, और एक और सिग्नल x2 है, उसको अनदर कैरियर से मल्टीप्लाई कर रहा है, अनदर कैरियर से मल्टीप्लाई कर रहा है, दैट इज cos 12 pi into 10 raised power 3t। और फिर इन दोनों सिग्नल को ऐड किया गया और जो सिग्नल बना कह रहा है कि इसका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या लेनी चाहिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। और x1 x2 दोनों ही सिग्नल की बैंडविड्थ के बारे में बता रहा है, दोनों की बैंडविड्थ दी हुई है, x1 की और x2 की दोनों की बैंडविड्थ 2 किलोहर्ट्ज़ है।
2 किलोहर्ट्ज। तो अगर मैं इसका स्पेक्ट्रम ड्रा करूं तो जो yt आएगा वो आएगा क्या, x1 की cos 4 पाई इंटू 10⁻³ प्लस x2t cos 12 पाई इंटू 10⁻³ तो इनका स्पेक्ट्रम एक रफ स्केच कर लेते हैं। तो मान लें अगर ये बेस बैंड सिग्नल है और इसकी बैंडविड्थ ऐसा कुछ मान लें 2 किलोहर्ट्ज, ये मान लें x1 या x2 का स्पेक्ट्रम ऐसा कुछ है। तो y का जो स्पेक्ट्रम एक रफ स्केच बनाते हैं, y का स्पेक्ट्रम आएगा 2 राइट शिफ्ट होगा और 2 लेफ्ट शिफ्ट होकर के कुछ ऐसा आ जाएगा 4 - 4 और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है। तो ये 6 राइट लेफ्ट होगा। तो राइट में अगर शिफ्ट इसको खिसकाएं तो 4 से 4 से कितना 6, 4 to 6 आ जाएगा। इसी तरह में लेफ्ट से मतलब नहीं है। तो यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो अगर मैं सैम्पलिंग रेट की बात करूं, एक बार फिर से चेक कर लें, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 है, 2 है। तो एक बार 6 राइट शिफ्ट करेंगे तो 4 2 6 तो 8 आएगा ये। तो इट इज़ नॉट 6, इट इज़ 8 आएगा। तो सैम्पलिंग रेट should be greater equal to 2 times of highest cutoff, तो into 8 यानी कि fs should be greater equal to 16 किलो हर्ट्ज के आसपास आ जाएगा। तो इसको अगर रेडियन में बदल दें तो 2 पाई बनी 32 पाई इंटू 10⁻³ समथिंग आएगा। तो एक ये क्वेश्चन आया था। तो वेरी सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। इस बार जो गेट का पेपर है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इजी है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को क्लास में एक शॉर्ट फार्मूला दिया था, उसी पर बेस्ड सीधा क्वेश्चन आ गया। और वो क्वेश्चन ये है, एक LTI सिस्टम दिया है जिसका इम्पल्स रेस्पॉन्स दिया हुआ है e⁻⁻t u(t) और इनपुट सिग्नल का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी 1/2 दिया है, 2 साइडेड PSD, राइट। तो कह रहा है आउटपुट सिग्नल की पावर क्या होगी। तो अगर यहाँ पर y आउटपुट आता है तो py हमें मांग रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो मैंने आपको रेडीमेड एक फार्मूला दिया था। क्या रेडीमेड फार्मूला दिया था कि पावर या एनर्जी ऑफ आउटपुट, या चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1/2, इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन हो जाएगा Rx टाउ हो जाएगा कितना 1/2 डेल टाउ, और इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन RH टाउ हो जाएगा। तो Ry टाउ आ गया Rx टाउ कन्वोल्यूशन RH टाउ। तो कितना आ जाएगा
1/2 आर एच टाउ के बराबर, क्योंकि डेल को किसी भी फंक्शन से कन्वोल्यूशन करें तो डेल ही आता है। तो अब वेरी सिंपल है कि अगर मैं टाउ का 0 वैल्यू रख देता हूँ तो इट इज़ इक्वल टू पावर। तो आर टाउ इक्वल टू 0 अगर रखा जाए तो इट इज़ 1/2 आर एच टी इक्वल टू 0, टाउ इक्वल टू 0, दैट इज़ 1/2। इसको सॉल्व किया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं इट इज़ द एनर्जी सिग्नल। तो इस सिग्नल की जो एनर्जी आएगी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 एनर्जी ऑफ एच। यही मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला दिया था n0/2 EH। अब इसकी एनर्जी निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो e की पावर -AT u ऑफ t का जो एनर्जी होता है 1/2a होता है, राइट। तो a की जगह 1 रख दें तो इसका जो एनर्जी आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर पुट कर देंगे तो 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 आ जाएगा। तो ये मैंने क्लास में ऐसे कई क्वेश्चन आप लोगों से करवाए थे। और एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि अगर कोई एलटीआई सिस्टम में x इनपुट करते हैं, x e⁻j⍵ गिवन है, h e⁻j⍵ गिवन है। तो कह रहा है yn जो आएगा वो सीक्वेंस क्या आएगी, yn सीक्वेंस मांग रहा है, राइट। x e⁻j⍵ गिवन है, जो कि क्या आ जाएगा, क्या गिवन है 1 माइनस e⁻j⍵ प्लस 2 e⁻j3⍵, और h e⁻j⍵ गिवन है, दैट इज 1 माइनस 1/2 e⁻j2⍵। तो पहले तो हमें फाइंड करना होगा y e⁻j⍵ यानी DTFT ऑफ y, इसका DTFT फिर IDFT फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ये अगर मैं इसका IDFT फाइंड करूँ तो बहुत आसानी से हमें एक्शन मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा, एक सीक्वेंस मिल जाएगी 1, -1, 0, पावर 2 कुछ नहीं है, और e⁻, या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लो। तो y e⁻j⍵ जो सीक्वेंस आएगा x, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x e⁻j⍵ एंड h e⁻j⍵। तो यह आ जाएगा 1 माइनस e⁻j⍵, 2 e⁻ j2⍵, 3⍵। एक तो ये आ जाएगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 e⁻j2⍵, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, इसका इसमें किया, इसका इसमें करेंगे तो 1/2 e⁻ -j⍵, और इसका इसमें करेंगे तो -2 कैंसिल हो जाएगा, e⁻ -j⁵
अब इसका IDFT फाइंड कर लेंगे तो एक कुछ ऐड हो रहे होंगे, 3 ओमेगा ये ऐड हो गया, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, और कोई ऐड हो रहा है तो 2 1 2.5 हो रहा है, तो ये कुल इसका मल्टीप्लाई कुछ ऐसा आ रहा है। तो IDFT बन जाएगा y रेस पावर j ओमेगा का IDFT निकाला जाए तो yn हमें मिल जाएगा। क्या सीक्वेंस आएगी, 1 कॉमा -1, फिर ये और ये ऐड हो जाएंगे, माइनस 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 प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो 1 कॉमा 1 ये दोनों ऐड हो गया तो 2.5 कॉमा -1/2, तो इसको कंसीडर पहले करो, तो -1/2 कॉमा 2.5 कॉमा -1, तो ये सीक्वेंस इस तरह से आ जाएगी। तो ये भी कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ओके हेलो गाइस, तो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा गेट 2023 का इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, जो कि आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हमारे पास आए हैं उन्हीं का सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस पहला क्वेश्चन आप लोगों का कंट्रोल सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए जो आया है वो क्या आया है, दिस इज the open loop transfer function of a unity feedback system is given where k, t1, t2 are positive constant. The phase crossover frequency you need to calculate, guys. phase crossover frequency के बारे में आप सबको पता है guys कि phase crossover frequency वो frequency होती है उस पर आपका फेज जो है वो -180 डिग्री हमारे पास आता है। फेज की बात करें तो गाइज इसका फेज एंगल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करेंगे। सो दिस इज के अपॉन जे ओमेगा पी विल बी हियर, एंड हियर इट इज 1 प्लस जे ओमेगा पी टी वन, and this is 1 plus j omega p t2 will be here. Here it is. And this is equals to -180 degree will be here, guys. तो गाइज इसका एंगल निकालें तो इसका एंगल हमारे पास 0, इसका -90 प्योर इमेजिनरी का, दिस इज माइनस का tan इनवर्स ओमेगा पी टी वन अपॉन रियल पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का tan इनवर्स बिकॉज इट इज 1, रियल पार्ट इज 1, ओमेगा पी टी टू इज इक्वल टू माइनस का 180 डिग्री। ठीक है गाइज, आप लोग इसे सॉल्व करें तो गाइज या सबके माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे। दिस इज ओमेगा पी टी वन प्लस tan इनवर्स ओमेगा पी टी टू एंड दिस इज 90 डिग्री, ठीक है ना। 90 उसमें से जाएगा 180 में से 90, इसका फॉर्मूला लगा लें गाइस, दिस इज tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, तो ओमेगा पी का तो स्क्वायर हो जाएगा, t1 t2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सिंपली एंगल निकाला हुआ है गाइज। आप सबको पता है tan इधर जाएगा तो tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, जैसे आप लोग 1/0 कह सकते हो। तो गाइज आप सिंपली कह सकते हैं दैट दिस इज ओमेगा पी टी वन प्लस ओमेगा पी टी टू अपॉन 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर t1 t2, and tan infinite is tan 90 is 0, that is sorry infinite, that is 1 upon 0। तो guys क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर t1 t2 इज इक्वल टू 0, और ओमेगा पी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट t1 t2। तो गाइज ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो व्हाट विल बी द आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे सब लोगों को ये क्वेश्चन क्लास में भी करवाया हुआ रहता है, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर का सिस्टम है, तो आप लोगों का मतलब ये टाइप 1 का जो सिस्टम है, ये टाइप 1 सिस्टम जो मेरे ख्याल से काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को ये वैल्यू भी याद होगा, ठीक है गाइस। तो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे गाइस, हियर इट इज, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास फाइंड द वाई एस इज इक्वल टू जी वन एस आर एस प्लस जी टू एस डी एस, यानी कि आप लोगों को क्या दे रखा है गाइस, दो इनपुट है आर एस और डी एस, उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास रेस्पॉन्स है वाई एस। तो वाई एस यानी आउटपुट निकालना है, एक तो इनपुट आर एस को लेते हुए और एक बार इनपुट डी एस को लेते हुए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को दो ट्रांसफर फंक्शन निकालने आते हैं, दिस इज वाई अपॉन आर निकालेंगे तब डी को 0 ले लेंगे, हियर इट इज, एंड द नेक्स्ट वन जब हम लोग y अपॉन डी निकालेंगे तब r को 0 ले लेंगे, ठीक है, r को 0 ले लेंगे।
इस केस में हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकाले तो y अपॉन आर निकालते समय यानी कि d को अगर हम लोग 0 ले लें तो हमारे पास सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ में गए हमारे पास क्या बचता है, दिस इज g, और कोई फॉरवर्ड पाथ है नहीं, 1 माइनस, अब लूप पर बात करते हैं। तो गाइस पहला लूप जो है वो आप लोगों को सिंपली जो दिख रहा है वो हमारा ये कॉमन नोड, इस वाले नोड से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का जी एच, हियर इट इज, ये माइनस का जी एच, और अगर मैं यहाँ से चलूँ तो ये पूरा का पूरा ये हमारे पास आ जाएगा, तो इसमें सिर्फ जी आएगा और माइनस का जी आएगा, ये हियर इट इज माइनस का जी। ठीक है, सेम पैटर्न अगर मैं यहाँ पे फॉलो करूँ तो आप लोगों को पता होगा कि डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी सेम, तो ये तो सेम आ जाएगा, 1 माइनस माइनस का जी एच माइनस का जी विल बी हियर, पहला लूप और ये दूसरा लूप। अब फॉरवर्ड पाथ पे बात करें तो डी से वाई जाते समय सिर्फ रास्ते में जी आएगा, तो आपका न्यूमिनेटर भी सेम ही रहेगा। तो गाइज मुझे बताएं, ये आप लोगों का जो वैल्यू है y बाई आर के साथ, ये जो r के साथ है ये g1 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो वैल्यू आया है ये g2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन जो भी दिए हुए अकॉर्डिंग टू दैट ये दोनों आप लोगों के आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर बताया जा रहा है, भाई g1 इसमें है, इस इक्वेशन में g1 ये है और g2 ये है। मेरे ख्याल से क्लियर होगा, काफी सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था ट्रांसफर फंक्शन वाले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है, स्टडी स्टेट एरर निकालनी है। ठीक है, आप लोगों का जो सिस्टम है वो कौन से टाइप का सिस्टम है, टाइप 1 सिस्टम है, क्योंकि इसका एक पोल ओरिजिन पे लाई कर रहा है। तो आप लोगों को याद होगा कि इस टाइप 1 के लिए, फॉर टाइप 1 स्टडी स्टेट एरर का फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास क्या होता है। तो आप लोगों का अगर रैंप इनपुट है, देखो टी यू टी है तो मैग्नीट्यूड है अल्फा, तो इसके लिए होता है 1 अपॉन के वी, और इसका मैग्नीट्यूड अल्फा है तो अल्फा को आप बाहर से अलग से लिखेंगे। केवी किस तरह से निकाले सर, केवी निकालने का आप लोगों को तरीका याद होगा, दिस इज लिमिट एस टेंड्स टू 0 एंड दिस इज s into GSHS will be here। सर GSHS कैसे लिखेंगे, तो GSHS आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, HS की वैल्यू 1 है, GS की वैल्यू दिस इज हियर, सो दिस इज K अपॉन S, S plus 2 will be here, S to S will be cancel out एंड S की वैल्यू 0 पुट करने पे दिस इज K by 2। तो आप लोग यहाँ पर अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं, अल्फा अपनी जगह पर है, इसको 1 अपॉन के भी लिखेंगे तो 2 पर और नीचे K, 2 अल्फा अपॉन K विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप देख लें डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये आपका स्टडी स्टेट एरर टाइप 1 के लिए, रैंप इनपुट के लिए। ठीक है, ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्डे प्लॉट शॉन इन द शॉन बिलो, बोर्डे प्लॉट दिया हुआ है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ट्रांसफर फंक्शन भी नहीं पूछा है, सिंपली सिर्फ क्या पूछा है आप लोगों से, a प्लस बी प्लस सी का एडिशन पूछा है। a प्लस बी प्लस सी क्या है, तो ये रहा a, ये रहा b और ये रहा c। देखो सबसे पहले बी पर बात करें तो बी हमारे वो पोल है जो ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे टाइप से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। मुझे बताइए इसका स्टार्टिंग स्लोप कितना है, -20। whenever the starting slope is -20 then this is type 1, if starting slope is -40 then type 2, if starting slope is -60 then type 3। इस तरह से। तो गाइज ये हमारे पास -20 के हिसाब से कितना कौन सा आ जाएगा, टाइप 1। तो आपका बी का वैल्यू कितना आ जाता है यहाँ से, तो बी का वैल्यू आ जाता है 1, दिस इज टाइप 1, एक पोल ओरिजिन पे लाई कर रहा है। अब यहाँ देखें, यहाँ आप लोगों का स्लॉप जो है वो आप लोगों का हो जाएगा, दिस इज 0 dB पर डिकेड यहाँ पर है। तो मुझे बताएं कि -20 dB में क्या ऐड करें कि 0 मिल जाए, +20 का मतलब इस फ्रीक्वेंसी पर एक 0 ऐड हुआ है। 0 dB में क्या ऐड करूँ कि -40 मिल जाए, -40 का मतलब 2 पोल ऐड होंगे, तो 2 पोल यहाँ पर हमारे पास ऐड हो जाएंगे। तो मुझे बताएं जीरोस कितने हैं इसमें, एक है, तो गाइज ये जो जीरोस है ये ए का वैल्यू हो जाएगा 1, ये हम लोगों को ए का वैल्यू देगा 1। और पोल कितने हैं, तो पोल जो है आप लोगों के कितने हैं, 2 पोल्स हैं, तो आप लोगों का पोल यानी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपका ए बी सी तीनों के वैल्यू है, तो 1 + 1 2, 2 + 2 इज 4, तो 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका एडिशन हो जाएगा, फाइनली 4 विल बी योर आंसर। ए बी सी तीनों की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। काफी सिंपल क्वेश्चन दिया गया था बोर्डे प्लॉट से। ठीक है, तो गाइस ये हमारे पास ओवरऑल 4 क्वेश्चन ही मेमोरी बेस्ड आए। तो आप लोगों का ये कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चंस थे। आई थिंक मेरे ख्याल से आपका एग्जाम काफी अच्छा हुआ होगा, सो वेट फॉर द रिजल्ट। गॉड ब्लेस यू गाइस। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.